ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म्स होते हैं, एक टर्म होता है विथ रिप्लेसमेंट, ठीक है। अब ये सब इंग्लिश है यार, विदाउट रिप्लेसमेंट, विथ रिप्लेसमेंट, विदाउट रिप्लेसमेंट। सुनो मेरी बात, अब यार ये दोनों चीज है ना, इस दोनों में फर्क है। जैसे तुमको एक मैं एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे एक बैग है, ठीक है, बैग में 3 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स है, ठीक है, 3 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल्स है। अब मैं तुमको बोलूंगा कि इसमें से एक बॉल निकाला, उसके रेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो क्या बोलोगे? 3 रेड है, 3/6, ठीक है, हाफ प्रोबेबिलिटी है, या एक ज्यादा कर देता हूँ ब्लू बॉल, ठीक है, 4 ब्लू बॉल कर दिया, तो तुम बोलोगे 3/7, ठीक है। पहला बॉल रेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी इज 3/7। अब मैंने 2 बार ऐसे ही 2 बॉल्स निकाले हैं, ठीक है। अब उसमें तुमको एक टर्म मिलेगा विथ रिप्लेसमेंट और एक बार मिलेगा तुमको दूसरे टाइप के समझ में विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहला बॉल निकाला, उसका रंग देखा, उसको वापस डाल दिया, रिप्लेस कर दिया फिर से, ठीक है। और विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है? पहला बॉल निकाला, उसका रंग देखा और उसको साइड में रख दिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं फाइंड द प्रोबेबिलिटी बोथ द बॉल्स आर रेड, इसमें पहला सवाल है विथ रिप्लेसमेंट और दूसरा टाइप का सवाल है इसमें विदाउट रिप्लेसमेंट। तो इन दोनों में फर्क क्या है? विथ रिप्लेसमेंट में बॉल निकाल के वापस डाल दिया, तो तुम एक चीज सोचो, पहले बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी और दूसरे बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी चेंज नहीं होने वाली, क्योंकि भाई बॉल निकाल के जब वापस डाल ही दिया, तो पहले जो रेड आने की प्रोबेबिलिटी थी, तो दूसरी बार भी रेड आने की प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी। पहली बार रेड आना या ना आना दूसरी बार रेड आने या ना आने पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे, वैसे तो मैंने बोला इतना दिमागी बनाओ, सीधा प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई करो। तो पहली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 3/7 एंड दूसरी बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज अगेन 3/7। समझ गए? अच्छा, यहाँ पे क्या होगा विदाउट रिप्लेसमेंट, मतलब पहली बार जब तुमने बॉल निकाला, उसको बॉल निकाल के साइड में रख दिया, तो पहली बार रेड आने की प्रोबेबिलिटी तो मैं लिख देता हूँ 3/7, ठीक है। अच्छा, पहली बार रेड आना और दूसरी बार रेड आना इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर है ना, इंडिपेंडेंट तो है ही, तो लेना देना तो है नहीं, तो 3/7 हो गया। लेकिन अब तुम सोचो, अगर तुमने एक रेड बॉल निकाल के बाहर निकाल दिया है, ठीक है, तो अब बैग में सिर्फ 6 ही रेड बॉल बचे हैं, 6 ही सॉरी बॉल्स बचे हैं, उसमें रेड कितने बचे हैं? 2 बचे हैं। तो अब रेड आने की प्रोबेबिलिटी इज 2/6, ठीक है। तो हम जब भी सवाल करेंगे, तो सवाल में तुमको ये जरूर देखना है कि ये क्या लिखा है, विथ रिप्लेसमेंट लिखा है कि विदाउट रिप्लेसमेंट लिखा है। विथ रिप्लेसमेंट विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब समझ जाओगे, ठीक है। तो लिखो ये सवाल, ठीक है। तो ये चीज की क्लियर होनी चाहिए। अब इसके पहले जो मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था, उसमें मैंने ये बता दिया है कि हम लोगों को प्रोबेबिलिटीज को हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लिखने के बाद ये सवाल नोट करो, धीरे धीरे करके तुम लोग पूरा करना सीख जाओगे, पूरी प्रोबेबिलिटीज निकालना सीख जाओगे। यहाँ पे लिखा है एक्स स्पीक्स ट्रूथ 60% ऑफ केसेस एंड वाई स्पीक ट्रूथ 80% ऑफ केसेस। मतलब अगर तुम एक्स के पास जाओगे और उससे 10 सवाल पूछोगे, तो भाई 6 बार वो सही जवाब देगा, सच बोलेगा, 4 बार झूठ बोलेगा। सिमिलरली वाई 8 बार सच बोलेगा, 2 बार झूठ बोलेगा। हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है दैट दे कॉन्ट्राडिक्ट ईच अदर ऑन अ पर्टिकुलर केस, मतलब वो दोनों किसी एक चीज के बारे में अलग अलग जवाब दे रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट तुम एक चीज सोच के देख सकते हो, कॉन्ट्राडिक्ट कैसे होगा? कॉन्ट्राडिक्ट तब होगा जब एक्स सच बोले और वाई झूठ बोले,
या फिर एक्स झूठ बोले और वाई सच बोले। दोनों सच बोलेंगे तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा ही नहीं, सच है वो बोल देंगे दोनों, और दोनों झूठ बोलेंगे तो भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होगा। ठीक है ना, ऐसा समझ लेना कोई भी केस का दो ही आंसर हो सकता है, यस या नो। ठीक है, तो सच झूठ का ही टेंशन लेंगे अपने। तो केस वन मैं बोल रहा हूं इसमें एक्स स्पीक्स ट्रुथ एंड वाई स्पीक्स फॉल्स, और केस टू बोल देता हूं मैं एक्स स्पीक्स फॉल्स एंड वाई स्पीक्स ट्रुथ। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। तो x के सच बोलने की प्रोबेबिलिटी इज दिया हुआ है 6/10, 60/100 इज 6/10, एंड y के झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी इज 2/10। दोनों को मल्टीप्लाई क्यों किया, अब मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैंने पीएनसी में भी हर बार बताया क्यों मल्टीप्लाई किया। अब मैं बोलना स्टार्ट करूंगा क्योंकि मैंने बोल दिया था पहले ही कि हर बार प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करना, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया। x स्पीक्स फॉल्स इज 4/10 एंड y स्पीक्स ट्रुथ इज 8/10। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई 12/100, ये आ गया 32/100। ठीक है, तुमको मैंने बोला हम टोटल प्रोबेबिलिटी जो भी रिजल्ट है वो केसेस को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो आंसर आएगा इसका 44/100। केसेस को हमेशा ऐड करते हैं जो पीएनसी में करते थे, अदरवाइज हर बार क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, 44/100। क्लियर है ये? एक बहुत अच्छा सवाल दे रहा हूं, ये एडवांस में आया हुआ सवाल है, बहुत अच्छा तो नहीं है, एकदम आसान सा सवाल है, लेकिन इस सवाल से तुम लोग बहुत सारी चीजें सीख जाओगे अगर तुम लोगों ने खुद से कर लिया तो। ठीक है, तो सवाल क्या है, लिखो 3 persons, सवाल लिखो 3 persons वर्क इंडिपेंडेंटली, 3 persons वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। एडवांस में आया हुआ सवाल ही, ठीक है ना, तीन लोग नहीं, हाँ तीन ही लोग हैं। 3 persons वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। मान लो कोई मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व कर रहे तीन लोग मिलकर, ठीक है, अलग अलग तीनों, इंडिपेंडेंटली का मतलब तीनों चीटिंग वीटिंग नहीं कर रहे भाई, सब अलग अलग बैठ के अपना अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद लिखो इफ द रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज, if the respective probabilities that they will solve the problem, if the respective probabilities that they will solve the problem is 1/3, 1/4, 1/5। समझ गए? इसका मतलब यह है कि जैसे तीन लोगों को नाम दे देते ए बी सी, तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी इज 1/3, बी के सॉल्व करने की इज 1/4 और सी के सॉल्व करने की इज 1/5। ठीक है, मतलब सी के सबसे कम चांस है सॉल्व करने के, चलो उससे अपने को क्या मतलब है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी, then find the probability that the problem will be solved, then find the probability that the problem will be solved। तुम इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि भाई अपने को सवाल सॉल्व हुआ हुआ मिल जाएगा। ठीक है, तो अब तुम एक चीज सोच के देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना है और तीन लोग मिलके कर रहे हैं एबीसी। अरे मैं, तुम ये समझो कि तुम टीचर हो, तुमको क्या मतलब है कि भाई प्रॉब्लम होना चाहिए सॉल्व, चाहे कोई भी करे। तो तुम क्या सोचो, यार ऐसे हो सकता है ए ने सॉल्व कर लिया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, या ए ने नहीं किया, बी ने कर लिया, सी ने नहीं किया, किसी एक ने कर लिया, मतलब किसी, ये तो तुमको तीन केस बनाने पड़ेंगे, ए ने किया, फिर जब तुम बोलोगे ए ने किया तो तुमको ये बताना पड़ेगा कि बी और सी ने किया है कि नहीं किया है। ठीक है ना, अपने को सबके प्रोबेबिलिटीज मल्टीप्लाई या जो भी तुम लिखना पड़ेगा सबकी। तो हम बोलेंगे ए ने किया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, या बोलेंगे ए ने नहीं किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया, या ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, सी ने किया, ये एक आदमी ने किया। अब इसमें ऐसा भी हो सकता है प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा था किसी दो ने सॉल्व कर लिया हो, तो फिर तुमको इसमें और तीन केस बनेंगे, समझ ही रहोगे, ए बी ने किया, सी ने नहीं किया। और इसमें एक और केस बनेगा, कौन सा, जब तीनों ने कर लिया। तो उसको लिखना कैसे है वो मैं लिख देता हूं, केस वन, ए ने नहीं की, ए ने किया, बी ने नहीं किया, सी ने नहीं किया, बार बना देता हूं। केस टू, ए ने नहीं किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया। केस थ्री, ए ने नहीं किया, बी ने नहीं किया, सी ने किया। केस फोर, ए ने किया, बी ने किया, सी ने नहीं किया। ऐसे ही तुम सारे केसेस बना के ढंग से लिख लो। टोटल 6 केसेस बनेंगे, 6 नहीं 7, ये रहे 7 केसेस, पहला वाला छूट गया।
ठीक है, तुमको पूरे 6 के 6 केसेस, 7 के 7 केसेस दिख रहे होंगे। तो अगर यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी लिखनी है तो ए ने किया 1/2, बी ने नहीं किया तो बी के करने की प्रोबेबिलिटी क्या है 1/3, सॉरी ए के करने की 1/3 थी, ठीक है, बी ने नहीं किया तो बी के करने की प्रोबेबिलिटी क्या थी 1/4, तो बी में नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4, सी के करने की प्रोबेबिलिटी 1/5, तो नहीं करने की 4/5। सिमिलरली तुमको सबका लिखना पड़ेगा और सबको लिख के क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनो, छोड़ो इसको यहीं पे यार, इतनी बेवकूफी हम नहीं करने वाले, ये साथ साथ केस नहीं बनाने वाले। मैंने पीएनसी पढ़ाते वक्त ही बोल दिया था कि 7 केसेस नहीं बनाने पड़ेंगे, 3 से ज्यादा केस बनाना पड़ रहा है तो तुम समझ लो कि तुम एक्चुअल अप्रोच मिस कर रहे हो, ठीक है। तो तुम एक चीज सोचो, टोटल तरीके, पूरे के पूरे टोटल तरीके क्या हो सकते हैं, 3 लोग बैठ के सवाल सॉल्व कर रहे हैं, किसी एक ने किया, ये रहे वो 3 केस, किसी 2 ने किया, ये रहे वो 3 केस, तीनों ने किया, ये रहा वो 1 केस, एक और केस बचा, कौन सा, जब तीनों ने नहीं किया। तो यार मैंने तुमको बोला कोई एक ना एक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका है, टोटल में से वो केसेस मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं व्हेन नो वन सॉल्व। अरे टोटल में से वो केसेस सब्ट्रैक्ट कर दोगे जब किसी ने सॉल्व नहीं किया, तो क्या मिलेगा, यही तो मिलेगा जब किसी ना किसी ने सॉल्व कर लिया। तो टोटल क्या होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी इज 1, याद रखना। मैं जब पढ़ता था तो टोटल ही भूल जाता था, टोटल कैसे लिखने का। व्हेन नो वन सॉल्व, कोई भी सॉल्व नहीं किया, तो ए ने भी सॉल्व नहीं किया 2/3, बी ने भी सॉल्व नहीं किया एंड सी ने भी सॉल्व नहीं किया। ये नहीं करने वाला केस है, ए बार बी बार सी बार, इसको सॉल्व करोगे और इन तीनों का ऐड करोगे तो दोनों आंसर सेम ही आएगा। कितना आ रहा है ये 1 - 2/5 दैट इज 3/5। ठीक है, तो ये है एक इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल जो हमसे बनना चाहिए।